नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा। इस हफ्ते बीमा सेक्टर में कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। महिलाओं में हेल्थ इंश्योरेंस एडॉप्शन बढ़ रहा है, वहीं लाइफ इंश्योरर्स अब पेंशन और एन्युटी प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रही हैं। दूसरी ओर कुछ कंपनियों को जीएसटी नोटिस मिलने से कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पर भी चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही IRDAI के नए अकाउंटिंग नियम भी जल्द लागू होने वाले हैं। कार्यक्रम के एंड में हम एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की समीक्षा करेंगे आज। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज ऑन द शो में क्या खास रहेगा, सबसे पहले हम उस पर नजर डालेंगे। देखिए, ईरान संकट के बीच वैश्विक बीमा कंपनियों का फैसला, क्या ये फैसला है, उस पर होगी बात। वहीं महिलाओं में हेल्थ बीमा अपनाने का जो चलन है वो बढ़ा है, उससे कैसा असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गो डिजिट को 170 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। इस नोटिस मिलने के बाद क्या असर होगा। रिटायरमेंट प्लान के लिए एन्युटी पर जोर दिया गया है। तो देखिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए एन्युटी पर है जोर। वहीं IRDAI का नया IND-AS अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो है वो आया है। तो आज इन्हीं सब खबरों पर चर्चा होने वाली है। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट और वेल्दी बॉक्स के फाउंडर प्रकाश बांगर जी। बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं जयपुर की रहने वाली नीलम वर्मा की कहानी, जो बताती हैं कि पॉलिसी के शब्दों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। जयपुर के रहने वाली 45 साल की नीलम वर्मा ने कुछ साल पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। एजेंट ने उन्हें बताया था कि ये पॉलिसी परिवार के सभी सदस्यों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा देती है। लेकिन जब उनके पति को अचानक हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ी तो अस्पताल ने बताया ये अस्पताल इंश्योरर के नेटवर्क में शामिल नहीं है। ऐसे में कैशलेस क्लेम की जगह उन्हें पहले पूरा खर्च खुद उठाना पड़ा और बाद में रीइंबर्समेंट के लिए आवेदन करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें समझ आया कि पॉलिसी लेते समय नेटवर्क, हॉस्पिटल्स, क्लेम प्रोसेस और पॉलिसी कंडीशंस को अच्छी तरह समझना कितना जरूरी है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय नेटवर्क हॉस्पिटल्स की जानकारी लेना क्यों जरूरी है, जैसा कि इस कहानी में भी हमने सबक लिया। देखिए, सबसे बड़ी गलती इनसे ये हुई कि जब भी इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो इन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि वो हॉस्पिटल कैशलेस फैसिलिटी दे रहा है या नहीं, या इनका जिस कंपनी का इंश्योरेंस था वो कंपनी में वो हॉस्पिटल कैशलेस फैसिलिटी दे रहा है या नहीं। यानी जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमें ये जानकारी रखना जरूरी है कि आप जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो वो हॉस्पिटल उसके कैशलेस नेटवर्क में है या नहीं। तो सबसे पहले जानकारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर, क्या पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी लेने से पहले क्लेम प्रोसेस को पूरी तरह समझ लेना चाहिए? अगर मान लीजिए कि वो नहीं समझते हैं या किसी तरीके की कोई गलती उनसे हो जाती है तो बाद में किस तरीके की परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है? देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं किसी ऑनलाइन या डायरेक्ट या किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो सबसे पहले समझिए कि आपका सम इंश्योर्ड कितना है, प्लस अगर वो कैशलेस है तो उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ तक सीमित है, और अगर उसमें कुछ भी एडिशन होता है तो भी इंश्योरेंस को, जो पॉलिसी होल्डर्स को जानकारी दी जाए। और जब भी कुछ क्लेम आता है तो क्लेम की क्या प्रोसेस रहेगी वो भी हमें जानना जरूरी है पहले से। बिल्कुल, तो पॉलिसी जब भी आप लें तो सबसे पहले जो शर्तें हैं उनको ज़रूर आप पढ़ें और साथ ही ये ज़रूर चेक कर लें कि नेटवर्क और हॉस्पिटल्स की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। उसका पूरा जो लिस्ट है या जो डेटा है वो आपके पास ज़रूर हो, ताकि जब आप क्लेम लेने की बारी आए तो कहीं आपको परेशानी ना देखनी पड़े। चलिए, अपने दर्शकों के लिए कुछ खबरें हम लेकर आए हैं। 5 खबरें आज हमने इस प्रोग्राम में शामिल की हैं। पहली खबर का सबसे पहले हम रुख करेंगे। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब ग्लोबल इंश्योरेंस सेक्टर पर भी साफ दिख रहा है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच कई ग्लोबल री इंश्योरेंस और P&I क्लब्स ने ईरानियन वाटर्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस कवर रद्द कर दिया है। इससे करीब 150 से ज्यादा जहाज प्रभावित हुए हैं और ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाईज पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। सरकार करते हैं सर, मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल मरीन इंश्योरेंस मार्केट पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरह ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रहा है, जैसे अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो ये
युद्ध की गतिविधियां चल रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल मरीन में काफी भयंकर जानने देखी जा रही है। प्लस इसके अंदर ये भी हो रहा है कि इस मार्केट पे मरीन जो बिजनेस है उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे काफी बढ़ोतरी देखी गई है। बिल्कुल सर, वॉर रिस्क इंश्योरेंस कवर रद्द होने से शिपिंग कंपनीज और ग्लोबल ट्रेड को क्या चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके सामने आ सकती हैं? वॉर इंश्योरेंस रद्द होने के कारण क्या हो सकता है कि शिपिंग कंपनी को सबसे बड़ा पहला ऑपरेशनल रिस्क आएगा कि अगर जहाज जिस जगह जा रहा है और जहां पर रिस्क ज्यादा है तो वो उस जगह जहाज को लेके नहीं जा पाएगा और उस कारण उसे कहीं खाड़ी में जहाज को खड़ा रखना पड़ेगा। और ऐसे समय में पोर्ट्स भी किसी जहाज को विदाउट इंश्योरेंस एंट्री नहीं देते हैं, और अगर कभी किसी कंपनी इंश्योरेंस देती भी है तो उसमें रिस्क प्रीमियम काफी बढ़ा देती है, और विदाउट इंश्योरेंस पोर्ट किसी भी जहाज को एंट्री नहीं करता है। बिल्कुल सर, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम ट्रेड रूट पर जोखिम बढ़ता है तो एनर्जी प्राइसेस और इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर किस तरीके का असर पड़ सकता है? देखिए, जनरली विश्व में सबसे ज्यादा जो एनर्जी जैसे ऑयल वगैरह जो है या एलएनजी आता है वो 20% उसी रूट से आता है। उसकी वजह से क्या होगा कि कीमतें बढ़ेंगी, और इस तरह जैसे आप प्रीमियम वगैरह भी देखते हैं तो उसमें भी काफी इजाफा हो सकता है, और उसका ऑल्टरनेटिव कुछ गवर्नमेंट्स को भी प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखिए अपने दर्शकों के लिए हम दूसरी खबर लेकर आए हैं। भारत में महिलाओं के बीच हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जो रुचि है उनमें, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जा रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक कुछ कंपनियों में इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज में करीब 28 से 30% प्रॉस्पेरस महिलाएं हैं और उनका एवरेज सम इंश्योर्ड लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच है। हालांकि ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है अभी भी सीमित है। बढ़ती मेडिकल इन्फ्लेशन और महिलाओं से जुड़ी खास स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए अब कुछ एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को अपने नाम से हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह दे रहे हैं। हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं। सर, महिलाओं में हेल्थ इंश्योरेंस एडॉप्शन बढ़ रहा है लेकिन कवरेज अभी भी सीमित है, ऐसा क्यों है? हम देख सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ नॉलेज है। बिकॉज अभी क्या है, आजकल की मेजरली महिला हाउस वाइफ वगैरह होती हैं तो वो इंश्योरेंस तो ले रही ही हैं, पर उनको ये पूरा नॉलेज नहीं होता है कि उनको कितना रिस्क और लेना चाहिए। और कुछ सामाजिक हमारी रूढ़िवादिता भी है कि फीमेल्स को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, हाउस वाइफ होती हैं, तो उसके कारण भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी कम है महिलाओं में, और उनके पास जागरूकता का भी अभाव है। बिल्कुल, जागरूकताओं का अभाव है। सर, क्या इंश्योरेंस कंपनीज को विमेन सेंट्रिक हेल्थ प्रोडक्ट्स और ज्यादा लॉन्च करने चाहिए जिससे कि उनकी और ज्यादा उनका जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस लेने का वो ज्यादा बढ़ जाए? जी बिल्कुल, अगर इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह के पर्टिकुलर वुमेन स्पेसिफिक जो पॉलिसीज वगैरह लॉन्च करती हैं तो वुमेन्स को अलग से एक नया टारगेट सेगमेंट खड़ा हो जाएगा, और वो लोग कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स देके भी वुमेन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक अलग नया बाजार आप खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, तो क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स महिला में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि आज अभी तक जो फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं वो दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए। पर अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम में इंश्योरेंस को भी ऐड कर लिया जाए तो वुमेन्स के लिए ये चीज काफी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो करने चाहिए ताकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। आगे बढ़ेंगे, अब एक और खबर का हम रुख करेंगे। अगली खबर जो दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस को करीब 170 रुपए करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस चेन्नई साउथ कमिश्नरेट के जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज विभाग ने जारी किया है। इसमें 154.80 करोड़ जीएसटी और 15.48 करोड़ पेनल्टी शामिल है, साथ ही ब्याज भी देना पड़ सकता है। ये मामला जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच जीएसटी के कथित शॉर्ट पेमेंट से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने कहा है कि वो कानूनी सलाह लेकर इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। सर, इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी कंप्लायंस को लेकर कंपनियों को सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं? एक्चुअली क्या हुआ है कि लास्ट ईयर सितंबर 2025 के अंदर जीएसटी जीरो कर दिया गया है,
इसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को सबसे बड़ी चुनौती का ये सामना करना पड़ रहा है कि वो लोग इनपुट क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं। एग्जाम्पल के उनके पास जो एक्सपेंसेस हो रहा है वहां तो वो जीएसटी देना पड़ रहा है, पर पहले जब वो कस्टमर से जीएसटी लेते थे तो उनको इनपुट क्रेडिट मिल जाता था। अब इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उनके जो इनकम है उस पर काफी भार पड़ रहा है। बिल्कुल सर, कंपनी ये कह रही है कि वो कानूनी सलाह लेकर इस आदेश के खिलाफ शॉर्ट अपील जो है वो करने वाली है। इस तरह के बड़े टैक्स नोटिस का इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर किस तरीके से असर पड़ता दिखता है? देखिए, सबसे अगर इस तरह के नोटिस वगैरह मिलते हैं तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका एक कॉन्फिडेंस इंश्योरेंस कंपनी के लिए थोड़ा डगमगाता जाता है और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी जीएसटी या आयकर डिपार्टमेंट किसी तरह से भी इस तरह का नोटिस मिलता है तो इन्वेस्टर थोड़े से घबरा जाते हैं। और पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये होता है कि पॉलिसी होल्डर सोचता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी को ये नोटिस मिला है तो मेरा इंश्योरेंस या मेरी पॉलिसी सिक्योर है या नहीं। एक्चुअली से पूरा आइडिया नहीं होता है कि इस कंपनी को किस रीजन से ये नोटिस मिला हुआ है। बिल्कुल। और अब क्या सर, रेगुलेटरी अगर क्लैरिटी होती है तो इससे इंश्योरेंस सेक्टर में टैक्स डिस्प्यूट्स कम हो सकते हैं, आप क्या मानते हैं सर? अगर इसमें आईआरडीए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिलके कुछ समझौता करते हैं और कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं और क्लैरिटी बढ़ती है तो इसमें काफी बदलाव आ सकते हैं। तो रेगुलेटरी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे टैक्स डिस्प्यूट जो हैं वो कम हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां तेज़ी से एन्युटी और पेंशन प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रिटायरमेंट प्लानिंग की बढ़ती जागरूकता और स्टेबल इनकम की ज़रूरत। वहीं इंडस्ट्री में कंपनियां अब ऐसे प्लान्स तैयार कर रही हैं जो रिटायरीज को लाइफ टाइम रेगुलर इनकम दे सकें। इंश्योरर्स एनालिटिक्स और डिजिटल टूल्स की मदद से पर्सनलाइज्ड रिटायरमेंट सॉल्यूशंस भी तैयार कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। सर, इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग अभी भी कम क्यों है और एन्युटी प्रोडक्ट्स इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, भारत में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग अभी भी रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो सबसे पहले अपने बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, कार, घर जैसी चीजों को पहले प्राथमिकता देते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग को प्राथमिकता कम देते हैं। इसकी वजह से भी रिटायरमेंट प्लानिंग का जो पेनिट्रेशन है काफी कम है। बिल्कुल सर, क्या लाइफ इंश्योरर्स के लिए पेंशन और एन्युटी सेगमेंट आने वाले समय में बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि धीमे धीमे क्या हो रहा है, कुछ पब्लिक को यानी जो ये है उनको ऐसा वो तो हो रहा है कि भाई हमें रिटायरमेंट प्लानिंग लेना है तो एन्युटी प्लान आने से इनके लिए एक अलग से मार्केट भी खड़ा होगा और धीमे धीमे ये मार्केट बढ़ भी रहा है रिटायरमेंट प्लानिंग का। क्योंकि पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग के भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ बच्चों का एजुकेशन, शादी वगैरह पे खर्च को कम ही कर हम रिटायरमेंट प्लानिंग भी करें तो फ्यूचर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल सर, किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो हो सकती है ताकि आगे चल के किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो ना देखनी पड़े और साथ ही सही तरीके से एक रिटायरमेंट प्लान हो सके? देखिए, अगर कोई भी नौकरी पेशा है, बिजनेस में व्यक्ति है, अगर वो अपनी उम्र के 30 या 35 साल की उम्र से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, इनकम का अराउंड 5 to 10% रिटायरमेंट के लिए ही अलग लगता है, या इंश्योरेंस कंपनी भी इस तरह के प्रोडक्ट निकालती हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और उसमें नए नए प्रोग्राम ला सके, तो कस्टमर्स अवेयरनेस बढ़ती है और कस्टमर्स भी ये सोचता है कि हाँ मुझे भी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट्स जो हैं अभी म्यूचुअल फंड्स के लिए काफी स्कीम ला रही है, म्यूचुअल फंड सही है, उस तरह के काफी एड्स बना रही हैं और इंश्योरेंस के लिए भी इंश्योरेंस जरूरी है, इस तरह के एड्स भी काफी बढ़ रहा है। पर अगर गवर्नमेंट्स भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी कुछ इस तरह एडवर्टाइजिंग वगैरह स्टार्ट करे तो इसमें काफी कुछ बदलाव आ सकता है। बिल्कुल सर, मान लीजिए जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और उनके लिए पेंशन या एन्युटी की अगर हम बात करें वो कब और कैसे शुरू हो सकता है, उसके लिए बेहतर प्लान क्या होगा? देखिए, एन्युटी के अंदर दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक लमसम और डिफर्ड इनकम। अगर कस्टमर प्लान पहले से ही प्लान करता है और जब रिटायरमेंट होता है तो वो लमसम भी अपना एन्युटी ले सकता है। और डिफर्ड के अंदर ये होता है कि वो जल्दी अपना प्लान करता है और जब वो रिटायर्ड होता है उसके कुछ समय बाद उसकी इनकम चालू होती है, तो उसका जो रेगुलर एक्सपेंसेस होता है रिटायरमेंट के बाद वो इजीली अपना कवर कर सकता है। बिल्कुल, किन फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सर ग्राहक को एन्युटी प्लान करते समय? सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि अगर वो पॉलिसी ले रहा है और जब रिटायरमेंट होगा या उसका जो पीरियड या बिजनेस पीरियड खत्म हो रहा है तब उसको जो एन्युटी चाहिए वो लमसम में चाहिए या
एवरी मंथ चाहिए। अगर लमसम में लेता है तो वो वन टाइम उसको पेमेंट्स आ जाएगा, और डिफर्ड में जाता है तो डिफर्ड के अंदर ये होगा कि कुछ समय बाद उसको इनकम्स मंथली चालू हो जाती है। बिल्कुल। मान लीजिए सर, अगर किसी को किसी ग्राहक को पेंशन प्लान करनी है, अब उसके लिए बीमा प्लान उसको किस तरीके से करना चाहिए, किन फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग को ही मद्देनजर रखते हैं, तो आपका होरिजन कम से कम, आप जब प्लान कर रहे हो तो आप, मैंने इससे पहले से कहा, 30-35 साल की उम्र से या 40 साल की उम्र से आप प्लानिंग करते हैं, तो आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो आज के जो एक्सपेंसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर का जो ये एक्सपेंसेस रहेंगे उसको ध्यान रखते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। अगर आज मंथली एक्सपेंस उसके लाख रुपए के हैं, तो जब 20 साल बाद उसके मंथली एक्सपेंस कितने होंगे उसको कुछ ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस को, प्रोडक्ट को डिसाइड करना चाहिए, प्रीमियम डिसाइड करना चाहिए, और इस तरह प्लान करना चाहिए कि आने वाले समय में रिटायरमेंट के टाइम पे उसे कुछ तकलीफों का सामना ना करना पड़े। तो इन की पॉइंट्स का जो ध्यान है वो रख सकते हैं ग्राहक का पेंशन प्लान करते हुए, बीमा प्लान अगर वो कर रहे हैं तो। सर, जो मार्केट लिंक प्लान है उसका नुकसान की अगर हम बात करें, नुकसान का खतरा जो है वो कितना होता है, किस तरीके से होता है? देखिए, जिस मार्केट लिंक प्लान, जो म्यूचुअल प्लान बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ये मार्केट से लिंक्ड होते हैं, और अगर आप लॉन्ग होरिजन्स के लिए कुछ भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्लान ले रहे हैं, आपका लॉन्ग होरिजन है 10 साल 15 साल, तो उसमें जो खतरा होता है वो नहीवत के हिसाब से होता है, और उसमें रिटर्न्स अच्छे ही मिलते हैं। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में भी हमने देखा है कि कई ऐसे जो प्लान्स हैं वो हैं, ये बीमा प्लान से कितनी अलग होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स में कुछ एक्सपेंसेस कम होते हैं, और इंश्योरेंस में एक्सपेंसेस, मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह अलग तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, तो दोनों का सिस्टम काम करने का नजरिया अलग है, और इसका नजरिया अलग है। म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हो, एक्सिट हो सकते हो, और अगर आप कोई इंश्योरेंस का प्लान सिलेक्ट करते हो तो उसका एक सीमा तय की जाती है, 10 साल 15 साल तक आप प्रीमियम भरेंगे, उसके बाद आपको कब से इनकम स्टार्ट करना है, वो चीजें देखी जाती हैं। पर म्यूचुअल फंड में इस तरह कुछ भी नहीं होता है, तो म्यूचुअल फंड्स को भी लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है, पर अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो एक प्रॉपर इंश्योरेंस को आप प्रॉपर गाइडेंस लेके आप अपना फ्यूचर प्लान सिक्योर कर सकते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही आप एक्सपर्ट्स की जो सलाह है वो ले सकते हैं। एक और सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ कि क्या सरकार और रेगुलेटर्स को रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने चाहिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली अगर सरकार और रेगुलेटर्स इसमें ज़्यादा ध्यान देती है और एक्स्ट्रा इंसेंटिव की स्कीम्स निकालती हैं, तो पब्लिक भी अवेयर होगी कि गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ों के लिए जागरूक कर रही है हमें, तो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, सर ने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और एक और खबर हम जो दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, बीमा नियामक IRDA ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी INDAS लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से सभी इंश्योरर्स पर लागू होगा। देखिए, ये नियम लाइफ, जनरल और हेल्थ और री इंश्योरेंस कंपनियों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। और देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इससे बढ़ेगी। वहीं सरकार, एक बार रुक करते हैं सर, INDAS लागू होने से इंश्योरेंस कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या बड़ा बदलाव जो है वो आएगा? देखिए, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है ये नियम, और इससे क्लैरिटी बढ़ेगी, बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हम एनालिसिस करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां उसे काफी क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंसली लॉन्च दिखा पाएंगी, उसमें काफी चीजों का विवरण किया जाएगा। बिल्कुल। अब ये नया नियम सर अब आने वाला है, तो क्या इससे इन्वेस्टर्स और पॉलिसी होल्डर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी? क्योंकि कई बार तो हम देखते हैं कि पॉलिसी होल्डर्स जो होते हैं वो कई बार ये शिकायत करते हैं कि उनको जब उन्होंने पॉलिसी खरीदी तो उस समय सही तरीके से उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी, या फिर उनको नहीं बताया गया। देखिए, ये नियम लागू होने से पॉलिसी होल्डर को ज्यादा तो सेम ही रहेगा, पर हाँ, क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे उन्हें जल्दी क्लेम सेटल्स हो पाएंगे और पारदर्शिता काफी बढ़ेगी इसके अंदर। बिल्कुल। सर, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि इस बदलाव से पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट्स पर और या कवरेज की अगर हम बात करें तो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, या सीधा असर नहीं पड़ेगा। फिर आम ग्राहकों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, इसमें क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनियों को जो अगर ये पारदर्शिता बढ़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्वेस्टर्स
बाहर से इजीली मिल जाएंगे और इससे वो अपनी प्रोडक्ट्स काफी अच्छी तरह से लॉन्च कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो पॉलिसी धारक हैं उसके लिए एक तरह से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स बन ही पाएगा वहां पर। बिल्कुल सर, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए IND-AS लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और साथ ही अगर मैं बात करूं कि उन्हें इसके लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी को पहले जो रिपोर्टिंग्स होती थी वो इंडिया के हिसाब से होती थी, अब फॉरेन रेगुलेशन के हिसाब से भी उन्हें जो अपने रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करने पड़ेंगे। तो उसमें एक चीज ये है कि पारदर्शिता काफी बढ़ेगी, प्लस उनका जो प्रॉफिट्स मार्जिन वगैरह शेयरिंग्स वगैरह डिक्लेयर करते थे उसमें भी उन्हें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि वो क्लियरिटी काफी इजी रह सके। बिल्कुल सर, प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेशन के लिए नए अकाउंटिंग रूल से इंश्योरर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरीके से उन्हें प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इंश्योरेंस के बाद तुरंत प्रॉफिट बुक कर दिया करती थी, पर ये नियम लागू होने के बाद उसे प्रॉफिट बुक करने के लिए जितना पॉलिसी टर्म रहेगा धीमे धीमे वो प्रॉफिट को बुक करना रहेगा और इससे उसको एक प्रॉफिट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें एक ये देखा जाएगा कि क्लाइंट्स के लिए या पॉलिसी होल्डर के लिए भी एक इंश्योरेंस कंपनी का नजरिया चेंज होगा कि हाँ, पहले क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनी तुरंत प्रॉफिट बुक कर देती थी, पर अभी प्रॉफिट बुक करने के लिए तो धीमे धीमे प्रॉफिट बुक करना रहेगा, तो उसके भी बुक्स में कुछ वेरिएशंस आएंगे। तो क्या सर, क्या ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाने से जो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की क्रेडिबिलिटी क्या वो बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टर्स भी बाहर से आ सकते हैं, प्लस क्रेडिबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि आपका जब जितनी बुक्स आप क्लैरिटी दिखाएंगे आप पब्लिक को और इन्वेस्टर्स को, और जितना पहले जो नियम थे वो नियम इसमें लागू नहीं होंगे, नए नियम से ही कानून के हिसाब से इनको बुक्स बनानी पड़ेगी, तो काफी कुछ बदलाव आएगा इसके अंदर। तो आप मान रहे हैं कि काफी ज्यादा बदलाव जो है वो इससे आ सकता है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। तो आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस के बारे में। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्योर रिस्क प्रीमियम जीवन बीमा है, जिसे व्यापक वित्तीय सुरक्षा, गंभीर बीमारी लाभ और लचीले भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए एक एक करके इसे थोड़ा समझते हैं। HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस पॉलिसी में लाइफ कवर, अतिरिक्त कवर और साथ ही आय विकल्प जैसे कई ऑप्शंस जो हैं, कई प्लान्स के जो ऑप्शंस हैं वो इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा मृत्यु पर 10% राशि तुरंत और बाकी रकम 15 साल तक मासिक आय के रूप में जो है वो ग्राहक को दी जाती है। गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो उसमें पॉलिसी के तहत जल्दी लाभ मिलने की सुविधा भी इसमें दी गई है कि मान लीजिए अगर किसी तरीके की गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस पॉलिसी के तहत आपको जल्दी लाभ इससे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए पहले साल के प्रीमियम पर 10% और महिलाएं अगर हैं तो 15% तक की इसमें छूट मिलेगी। जीवन साथी को कवर करने और माता पिता की सुरक्षा, उनकी जो देखभाल है उसका भी ऑप्शन इस पॉलिसी के तहत दिया जाता है। वहीं स्वास्थ्य से जुड़े फायदे इसमें मिलेंगे और साथ ही 30 दिन की फ्री लुक अवधि भी इसमें दी जाएगी। काफी खास ये पॉलिसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मृत्यु होने पर पूरा बीमा राशि एक मुश्त पाने की सुविधा भी इस पॉलिसी के अंदर दी गई है। वहीं आकस्मिक मृत्यु, अगर मान लीजिए कि किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उस पर अतिरिक्त बीमा राशि का लाभ भी इसमें दिया गया है। सर के पास चलते हैं, इस पॉलिसी को थोड़ा और विस्तार से हम समझेंगे। सर, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस को ट्रेडिशनल टर्म प्लान से किस तरीके से अलग रखा गया है और ये किस तरीके से अलग बनाता है? जो पॉलिसी है इसके अंदर लाइफ कवर दिया जाता है, प्लस इसमें महिलाओं और विकलांगों के लिए एक अलग से स्मार्ट प्लान तैयार किया गया है और इसमें पॉलिसी अवधि भी 99 ईयर्स तक की रखी गई है। इसलिए ये दूसरे प्रोग्रामों से या दूसरे टर्म प्लान से कुछ अलग है। बिल्कुल। इस प्लान में क्रिटिकल इलनेस की बात की गई है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स की भी बात की गई है। जो इसका कवरेज है वो कितना उपयोगी है, क्योंकि इसमें कहा गया है, इस पॉलिसी में कहा गया है कि आकस्मिक मृत्यु होने पर अतिरिक्त बीमा राशि जो है वो दी जाएगी। इसमें क्रिटिकल इलनेस को भी कवर किया गया। क्रिटिकल इलनेस का मतलब है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को कैंसर वगैरह या कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसका तुरंत ही
उसको सेटलमेंट किया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उसे अतिरिक्त बीमा लाभ भी दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये पॉलिसी की कुछ खासियत हैं। सर, इसमें एक और पॉइंट जो कि हम अभी दर्शकों को दिखा भी रहे थे, मैं चाहूंगी कि जो पॉइंटर्स हैं वो भी ज़रा स्क्रीन पर आप चलाते रहिएगा हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो इस पॉलिसी के हर एक टर्म को धीरे धीरे समझें भी और साथ ही उनको क्लियर भी हो जाए। क्योंकि आज इस पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। सर, लाइफ पार्टनर कवर भी इसमें शामिल किया गया है, साथ ही पेरेंट्स की किस तरीके से केयर करनी है, जैसे फीचर्स इस पॉलिसी होल्डर्स के लिए इसमें दिए गए हैं, वो कितने प्रैक्टिकल हैं, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस पॉलिसी का दो बेनिफिट्स हैं। जैसे लाइफ पार्टनर कवर जो है, इस कंडीशन में काम आता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ हैं और इसमें अर्निंग पर्सन ओनली हस्बैंड है, तो ऐसे समय में हस्बैंड चाहता है कि उसके ना रहने के समय पे उसकी वाइफ का भी लाइफ कवर चालू रहे, तो ये उस तरह एक कवर भी इसमें सपोर्ट करता है। क्रिटिकल इलनेस का भी हमने जिक्र किया था अभी, क्योंकि इसका फीचर भी इस पॉलिसी में दिया गया है। मैं चाहूंगी एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइएगा क्रिटिकल इलनेस के बारे में, जो इसमें ऑप्शंस दिया गया है वो कितना ज्यादा खास है। देखिए, क्रिटिकल इलनेस जैसे कई बीमारी, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कई ऐसी बीमारी हैं जिसको ये कवर करता है। अब जैसे कैंसर के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस समय पे जो नॉमिनीज वगैरह हैं उनको जो इंश्योर्ड वैल्यू उसके ऊपर एडिशनल 10% तुरंत के तुरंत दे दिया जाता है। बिल्कुल। और बाकी क्रम 15 साल तक उनको मासिक आय रूप में दी जाती है। और गंभीर बीमारी में तुरंत उसे लाभ भी मिलता है इसके अंदर। सर, क्या आप मान रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी, चूंकि अभी हम इस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी और भी पॉलिसी जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं? जी हाँ, अलग अलग कंपनियों के पास भी इस तरह की पॉलिसीज अवेलेबल है। 100% एफडीआई आने के बाद किस तरीके से बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है? क्या इससे बेहतर प्लान्स भी अब आ सकते हैं फ्यूचर में? देखिए, पहले क्या था कि इंडिया के अंदर 25% का रेशियो हुआ करते थे इंडिया के अंदर। अगर 100% एफडीआईज आती हैं तो फॉरेन कंपनी को भारत का कोई इन्वेस्टर ढूंढना नहीं पड़ेगा या किसी कंपनी से टाइप नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ही लॉन्च होके अपने नए प्लान्स लॉन्च कर सकती है। इससे पॉलिसी होल्डर्स या ग्राहक के लिए ये फायदा हो सकता है कि उनकी चांदी ही चांदी, नई कंपनी आएगी तो नए प्लान्स भी लाएगी। तो इंडिया में जो कंपनियां हैं वो भी अपने कुछ प्लान्स में बदलाव करेगी। और शायद ये भी हो सकता है कि प्रीमियम में भी कुछ कमी देखी जा सके, वो प्रीमियम में उनको डिस्काउंट भी अच्छा मिल सके। बिल्कुल। क्या आप ये मान रहे हैं कि 100% एफडीआई होने के बाद से जो इंश्योरेंस सेक्टर है, क्या उसमें अगर हम बात करें रोजगार की, तो क्या वो भी बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आज से 20 साल पहले देखा, जब 25 साल पहले देखा तो सिर्फ LIC ऑफ इंडिया ही एक इंश्योरेंस कंपनी थी। बाद में मार्केट में नया बदलाव आया कि प्राइवेट कंपनियों का आना हुआ, तो रोजगार बढ़ा और एजेंट्स भी बढ़े। इसी तरह अगर बाहर की कंपनी आती है 100% एफडीआई जैसे फॉरेन की कंपनी आती हैं, तो बिल्कुल रोजगार तो बढ़ना ही है। बिल्कुल। तो रोजगार जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन क्या बेहतर प्लान्स मिल सकते हैं? बाहरी विदेशी कंपनियां अगर आती हैं तो क्या वो बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्लान्स लेकर आएंगे? जी बिल्कुल। अगर बाहर की कंपनियां आती हैं तो वो ज्यादा डिजिटल फोकस पे करेंगी और नए प्रोडक्ट्स भी लाएंगी। तो यानी जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंडियन कंपनी भी अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है और बाहर की कंपनी आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ती है तो पब्लिक के लिए काफी फायदा होता है, क्योंकि उसके लिए चांदी ही चांदी हो जाती है। नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए स्कीम्स वगैरह लॉन्च होते हैं। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग की भी हम बात कर रहे थे, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल रिटायरमेंट्स के लिए अलग से प्लान किया जाए और अट्रैक्ट करने के लिए काफी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह काफी चले, तो पब्लिक के लिए काफी फायदा है इसके अंदर। बिल्कुल। सर, आज इस प्रोग्राम में हम जो डिस्कस कर रहे हैं HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट और सुप्रीम प्लस इस पॉलिसी के बारे में, इसमें एक फीचर भी दिया गया है, ये बेनिफिट दिया गया है, मृत्यु पर 10% राशि तुरंत और बाकी जो रकम है वो 15 साल तक मासिक आय के रूप में जो है वो दी जाएगी। ये कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, जनरली क्या होता है, ये उन फैमिली के लिए जिसमें जो अर्निंग पर्सन है वो सिंगल पर्सन है। अब अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को 10% तुरंत मिल जाता है। तो यानी अगर आपके घर में से कोई अर्निंग मेंबर चला गया, बराबर है, तो सपोज 1 CR का या 1 करोड़ 2 करोड़ का उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, कवर लिया हुआ है, तो 10% की रकम उनको तुरंत मिल जाएगी। बाकी की जो रकम है उनको 15 साल तक मासिक आय के रूप में मिलेगी, जिसकी वजह से फैमिली को हर मंथ जो रेगुलर इनकम चाहिए, जो एक्सपेंसेस कवर करने के फंड्स चाहिए, वो मिलते रहेंगे। तो क्या 10% मृत्यु पर 10% राशि लेना सही है, या फिर जो रेशियो है उसका वो बढ़ा दिया जाए, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? देखिए, क्या है कि इनिशियली जब किसी भी व्यक्ति का अचानक डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है।
तो मेरे हिसाब से 10 या 10% इनफ है। अगर 20% कर दिया तो ज्यादा बेटर है। पर अगर 90% उसको 15 साल तक दिया जा रहा है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको जीवन निर्वाह के लिए काफी फायदेमंद रहता है, बिकॉज बच्चे को एजुकेशन से रेगुलर एक्सपेंसेस है वो इजीली कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। लमसम और इनकम पे आउट जैसे ऑप्शंस भी सर इसमें दिए गए हैं, क्या ग्राहक को ये चुनना सही है उनके लिए? क्या इनको चुनना चाहिए, लमसम चुने या फिर इनकम पे आउट चुने? देखिए, दोनों का अलग अलग तरीका है। अगर आप लमसम चुन रहे हैं, यानी अगर आपको कुछ बड़े फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे घर का होम लोन क्लोज करना है या कुछ मैरिज फंक्शंस वगैरह के लिए ज्यादा बड़ा फंड चाहिए, तो आप लमसम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहिए और आपको दूसरा कुछ प्लानिंग है ऑलरेडी, तो मंथली एक्सपेंडिचर कवर करने के लिए आप रेगुलर इनकम पे आउट्स में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ फिक्स एक इनकम आती रहेगी, जिससे की वजह से आपका जीवन निर्वाह आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। प्रीमियम डिस्काउंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन इस पॉलिसी को किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल आप मानते हैं? देखिए, प्रीमियम डिस्काउंट और फ्लेक्सिबल पे, इसमें दो तरह के, जैसे वुमेन्स के लिए इन लोग ने जो 15% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो 5 to 10% तक भी डिस्काउंट दिया जा रहा है इसके अंदर। और फ्लेक्सिबल पे से आप आपके प्रीमियम का फ्लेक्सिबल पेमेंट से मंथली मोड पे जाना है, क्वार्टरली ईयरली मोड पे किस तरह जाना है, वो भी आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर, इस पॉलिसी के बारे में हमने आज रिव्यू किया है और साथ ही ये पॉलिसी क्यों ज़्यादा सही है ग्राहकों के लिए ये भी हमने जाना। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी बीमा सेक्टर से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। साफ है कि बदलते नियमों और नए उत्पादों के बीच ग्राहकों के लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसकी शर्तों और लाभ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी कदम है। इसी के साथ अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।